हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपना नाइन्थ फ्लूइड की प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वेपर प्रेशर। लिक्विड सीम्स टू बी स्टेशनरी, स्टिल लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन. Some of high energy molecule escape the surface and form vapor phase. This is called evaporation. As number of vapor molecule increase, some molecules combine to form liquid phase. This process is called condensation. After some time, rate of evaporation and condensation become equal and equilibrium is achieved. At this state, pressure exerted by vapor molecules on liquid surface is called vapor pressure. इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। अब ये मान लो कि एक इवैक्यूएटेड टैंक था, इसका मतलब कि एकदम वैक्यूम था इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर। तो यहाँ इनिशियली हमने लिक्विड डाला पहले। अब लिक्विड डालने के बाद ऊपर इसके तो वैक्यूम था कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ मैंने बताया कि ये कंटिन्यूस रैंडम मोशन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कर रहे होते हैं। तो कंटिन्यूस मोशन हो रहा है और इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने लिक्विड के सरफेस को छोड़ देंगे और वो अपने ऊपर जो वैक्यूम है वहाँ पे चले जाएंगे, वेपर फेज बना लेंगे ऊपर। लेकिन अब जैसे जैसे वेपर फेज धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पे, तो वेपर आपस में भी कंबाइन करने लग जाएंगे, जो वेपर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो लिक्विड फॉर्म करके वापस से नीचे चले जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ तुम देख सकते हो ऊपर जाना इवेपोरेशन और नीचे आना कंडेंसेशन, ये दोनों ही प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा होगा। और एक ऐसा स्टेट आएगा जब ये इवेपोरेशन का जो रेट होगा और जो कंडेंसेशन का रेट होगा वो दोनों इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। और उस पर्टिकुलर स्टेट पे जो वेपर इस पर्टिकुलर लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। अब यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक डिवाइस लगाया जिससे कि हम लोग प्रेशर मेज़र कर रहे हैं। जब एक कांस्टेंट वैल्यू ये डिवाइस शो करने लग जाएगा प्रेशर का, तो उस पर्टिकुलर स्टेट पे जो प्रेशर हम लोग को वैल्यू मिलेगी उसे ही हम लोग इस पर्टिकुलर लिक्विड के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर कहेंगे। अब यहाँ एक नोट लिख लो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंक्रीजेज, हेंस वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि वेपर प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू तो होती है किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, लेकिन वो जो वेपर प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल है। अगर वो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन फ्लूइड फ्लो सिस्टम इफ मिनिमम प्रेशर फॉल्स बिलो वेपर प्रेशर देन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, दिस इज कॉल्ड कैविटेशन। तो ये कैविटेशन का तुम्हें यहाँ पे बस एक कंडीशन याद रखना है कि किस पर्टिकुलर केस में कैविटेशन होता है। तो जब भी मिनिमम प्रेशर, ये पी से मैं प्रेशर डिनोट कर रहा हूँ, जब भी मिनिमम प्रेशर किसी भी फ्लूइड फ्लो सिस्टम का उस पर्टिकुलर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, उस केस में हम लोग का कैविटेशन दिखाई देता है। अब ये कैविटेशन जब हम लोग फ्लूइड मशीनरी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि टरबाइन के एग्जिट पे कैविटेशन की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम लोग वहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब हम लोग को यूज़ करना पड़ता है उस कैविटेशन को रिड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट, और इसी को कहते हैं हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी। whenever there is contact between solid and fluid, no slip condition exist. तो ये नो स्लिप कंडीशन क्या होता है, यहाँ मैंने डायग्राम की मदद से शो किया है। यहाँ मान लो नीचे एक सॉलिड सरफेस है जो कि फिक्स्ड है, इसलिए मैंने हैच लाइन से इसे शो किया है। और ऊपर भी एक मेटलिक प्लेट है, कोई भी प्लेट है, सॉलिड है ये, और ये जो प्लेट है ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब इन दोनों सॉलिड्स के बीच में लिक्विड मैंने शो किया है, और लिक्विड का मैंने इस पैराबोलिक लाइन से मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल शो की है। तो यहाँ तुम देख सकते हो नीचे वाला जो लिक्विड का लेयर है जो कि इमीडिएट कॉन्टैक्ट में इस पर्टिकुलर सॉलिड के जो कि रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है। वेलोसिटी कैसे हम लोग पता कर रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस है वही हम लोग का शो कर रहा है कि कितनी ज़्यादा वेलोसिटी उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लेयर की है। और ऊपर वाला तुम देख सकते हो, ऊपर जो सॉलिड है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो हमने फ्लूइड का लेयर शो किया है वो भी देख सकते हो तुम यू वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, क्योंकि ये इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है। इसी फिनोमिना को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड लेयर इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट इज जीरो। तो यही बात मैंने यहाँ शो की है। बट बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी प्रेजेंट एंड इट इज मेजर्ड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ देख सकते हो तुम, कोई भी फ्लूइड लेयर है अगर, तो उन दोनों के बीच में नो स्लिप कंडीशन नहीं एग्जिस्ट कर रही है, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती है। Viscosity can be considered as internal resistance to the flow due to friction.
हायर द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी हायर इज फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर। किसी भी दो फ्लूइड लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हर एक फ्लूइड लेयर हर अपने इमीडिएट कॉन्टैक्ट वाले फ्लूइड लेयर पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, जस्ट लाइक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हम लोग सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं तो वहाँ लिक्विड में भी हम लोग का एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है जो कि आपस में मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। हायर द वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी हायर इज फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर। अब नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दो फ्लूइड के लेयर्स को हमने शो किया है। पहला जो लेयर है ये u वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर वाला जो फ्लूइड का लेयर होगा ये इससे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। हम लोग यही वाला केस लिया है, इसी में कोई भी दो फ्लूइड लेयर हमने यहाँ पे दिखा दिया है, तो नीचे वाले का जो वेलोसिटी होगा उससे तो ज़्यादा ही होगा ऊपर वाले का वेलोसिटी, क्योंकि तुम यहाँ देख सकते हो कि जीरो से u वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इसी में मान लो मैंने जनरल कोई वेलोसिटी ले लिया नीचे वाले फ्लूइड के लेयर का u, तो ऊपर वाले का थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने उसे u प्लस डी से शो किया है। और इन दोनों फ्लूइड लेयर के बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग कह रहे हैं dy। तो अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट फ्लूइड लेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन लेयर। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, u प्लस डी यू माइनस यू, यही मैंने शो किया है। u प्लस डी यू माइनस यू कितना होगा, डी यू होगा, डिवाइडेड बाय क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस। तो इन दोनों फ्लूइड लेयर के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, dy। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी यू बाई डी वाई, और इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है, इट इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द वेलोसिटी प्रोफाइल एट दैट पॉइंट। अब यहाँ मैंने देखो वेलोसिटी प्रोफाइल, यही वाली वेलोसिटी प्रोफाइल शो की है। अब मान लो कोई भी दो मैंने पॉइंट ले लिया इस वेलोसिटी प्रोफाइल पे, तो ये जो दो पॉइंट है ये हम लोग उस फ्लूइड लेयर का ले रहे हैं जो कि इमीडिएट कांटेक्ट में है, उसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे शो किया है। अब देख सकते हो नीचे मान लो अगर उसका वेलोसिटी u था फ्लूइड लेयर का, तो ऊपर वाले का कितना होता है, u प्लस डी यू, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता, तो यही हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से शो कर सकते थे, और वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, u प्लस डी यू माइनस यू इज इक्वल टू डी यू, और ये जो नॉर्मल डिस्टेंस इन दोनों फ्लूइड लेयर के बीच में वो कितना होगा, डी वाई होगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं, डी यू बाई डी वाई क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये थीटा एंगल क्या है, देखो यही थीटा एंगल मैंने यहाँ पे अलग मैनर में भी शो किया है। अब मान लो इस वेलोसिटी प्रोफाइल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया होता, अब ये जो टेंजेंट है इस वर्टिकल लाइन के ये मीट कर रहा होगा किसी ना किसी पॉइंट पे, और ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहा होगा वहाँ हम लोग देख सकते हैं वर्टिकल से एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा, और यही एंगल होगा हम लोग का थीटा एंगल। यही चीज़ मैंने यहाँ भी शो की है। और ये जो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी डी यू बाई डी वाई, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हम लोग उसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स। अब देखो हम लोग तीसरी डेफिनेशन बताते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट और किस चीज़ के इक्वल होता है। अब ये नोट के फॉर्म में तुम लिख सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ऑल्सो इक्वल टू शियर डिफॉर्मेशन रेट। जो मेरा इंट्रोडक्शन के नाम से जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें देख सकते हो शियर डिफॉर्मेशन रेट के बारे में मैंने बताया था, और शियर डिफॉर्मेशन रेट क्या था, डी फाई बाई डी टी। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो वो पहला वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक कर दिया है। अब देखो मान लो मैंने कोई भी एक फ्लूइड का एलिमेंट लिया जिसको मैंने ए बी सी डी से शो किया है। अब ये नीचे वाला जो लेयर है ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और ऊपर वाला जो लेयर है वो u प्लस डी यू से मूव कर रहा होगा। तो क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि BC की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए BC वाला जो लाइन है ये ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर लेगा एज़ कम्पेयर टू AD वाली लाइन। तो यही मैंने यहाँ पे शो किया है। यहाँ तुम देख सकते हो AD जो है वो A डैश D डैश हो गया, और जो BC था वो B डैश C डैश हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्टॉर्ट हो गया क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर लिया है एज़ कम्पेयर टू जो AD डिस्टेंस मूव कर पाया। अब मान लो कोई भी हम लोग एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं ए पॉइंट, और इसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं इन टाइम डी टी। तो ये डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना होगा इस फ्लूइड के लेयर का, u होगा, और टाइम कितना था dt, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये ए डैश डिस्टेंस क्या होगा, ए डैश डिस्टेंस हो जाएगा u इंटू डी टी। एंड सिमिलर मैंने हम लोग जब b वाले पॉइंट का एनालिसिस करेंगे तो ये बी बी डैश डिस्टेंस
ट्रैवल कर लेगा इन टाइम dt, तो वो bb डैश डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका इस फ्लूइड लेयर का स्पीड कितना है u प्लस डी यू मल्टीप्लाइड बाई dt। अब मान लो हम लोग ये वर्टिकल से एक एंगल ले लेते हैं डी फाई। अब टेन डी फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे बी बी डैश माइनस ए डैश, तो ये वाला हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा, यही हम लोग का परपेंडिकुलर है, तो यही हमने फाइंड किया। देखो टेन डी फाई इज इक्वल टू बी बी डैश माइनस ए डैश अपॉन बेस है हम लोग का ये डिस्टेंस ए बी, और ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल है। तो ये हो गया हम लोग का बी बी डैश माइनस ए डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू यू प्लस डी यू इंटू डी टी माइनस यू डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है, अब ये जो डी फाई एंगल है बहुत ही छोटा सा एंगल है, क्योंकि हम लोग इमीडिएट फ्लूइड के लेयर्स के बीच में देख रहे हैं, तो उसके बीच में हम लोग का वेलोसिटी का डिफरेंस भी बहुत कम होगा, इसीलिए हमने ये डी लिया था, और डिस्टेंस भी उन दोनों फ्लूइड के लेयर के बीच का बहुत कम होगा, इसीलिए डी वाई लिया था। तो ये जो एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा ये बहुत ही छोटा एंगल होगा, और ये चीज़ तुम हमेशा ध्यान रखना, जब भी बहुत छोटा एंगल होता है तो ये चीज़ तो हम लोग बार बार कर रहे होंगे, तुम देखना कई जगह टेन डी फाई को हम लोग डी फाई के ही नियरली इक्वल लिख सकते हैं। इसी मैनर में हम लोग ने टेन डी फाई को यहाँ पे डी फाई लिख दिया था, और डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू डी टी अपॉन डी वाई, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई आ गया। डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट था, और डी फाई बाई डी टी हम लोग का शेयर डिफॉर्मेशन रेट था, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका जस्ट स्टेटमेंट देख लो, shear stress between two adjacent fluid layers is directly proportional to rate of shear strain और rate of angular deformation और velocity gradient। ये चीज़ हमने पहले भी प्रूव कर दिया है कि shear strain हो, चाहे वो rate of angular deformation हो, चाहे velocity gradient हो, इन सब की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। ये तुम्हें याद होगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, उसमें मैंने बताया था टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, और ये मैंने याद करने को बोला था। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट ही है, और वही चीज़ मैंने वहाँ पे बताया था कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है, या फिर डी यू बाई डी वाई। ये चीज़ भी याद रख लो, क्योंकि ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे म्यू कह रहे हैं, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, और म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज कॉल्ड एज डायनामिक विस्कोसिटी। अब इस म्यू का हम लोग एसआई यूनिट देख लेते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये तुम इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, और पास्कल सेकेंड और केजी पर मीटर सेकेंड। और इसी को हम लोग सीजीएस यूनिट में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइज, इसका नाम हमने रख दिया है पॉइज। सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो वो क्या होगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। अब एक नोट तुम लोग लिख लेना, ये चीज़ याद रखनी है, 1 kg पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एसआई यूनिट। इसी को हम लोग एसआई यूनिट कह रहे थे, देखो इधर देख सकते हो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकेंड, और इट इज़ इक्वल टू 10 पॉइज। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि तुम्हें याद रखनी है। तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 kg पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड आएगा, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड इज इक्वल टू 1 पॉइज, तो यहाँ पे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड आ जाएगा हम लोग का 10 पॉइज। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया 1 kg पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 डेका पॉइज। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, ml-1 t-1। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब देखो, लिक्विड और गैसेस के केस में जो हम लोग का विस्कोसिटी होता है वो दोनों अलग अलग रीज़न की वजह से होता है। अब लिक्विड में देखो क्यों होता है, ये कोहेसिव फोर्स के बारे में मैंने बहुत बार बता दिया है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इसी रीज़न की वजह से लिक्विड्स के केस में हम लोग का विस्कोसिटी देखने को मिलता है। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर, तो इस वजह से कोई भी अगर फ्लूइड का लेयर मूव करने की कोशिश करेगा तो उसके एडजेसेंट फ्लूइड लेयर उसको मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए हम लोग को यहाँ पे विस्कोसिटी लिक्विड के केस में दिखता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज करता है, और क्योंकि मॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज करता है तो कोहेसिव फोर्स हम लोग का डिक्रीज कर जाता है बिटवीन एनी टू एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर गया तो हम लोग का डायनामिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। तो लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम लोग की डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। ड्यू टू मोमेंटम एक्सचेंज रेट हम लोग के गैस के केस में विस्कोसिटी देखने को मिलता है।
ये हमने यहाँ पे दो एडजेसेंट गैस के लेयर्स को कंसिडर किया है और इन लेयर्स में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब का रैंडम मोशन देखने को मिल रहा होगा और बहुत ही रैपिड रैंडम मोशन हम लोग का यहाँ पे हो रहा होगा। ये मान लो कोई भी दो हमने एडजेसेंट गैस के लेयर्स को कंसिडर किया है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बहुत फास्ट रैंडम मोशन हो रहा होता है। तो इस फास्ट रैंडम मोशन की वजह से यहाँ पे मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा होगा इन दोनों लेयर्स के बीच में। और मोमेंटम एक्सचेंज रेट जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हम लोग को विस्कोसिटी देखने को मिलती है इन केस ऑफ गैस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो किसी भी लेयर के मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से मोमेंटम एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज करता है और इस मोमेंटम एक्सचेंज रेट के इंक्रीज करने से हम लोग की विस्कोसिटी भी उस लेयर की इंक्रीज कर जाती है। तो मोमेंटम एक्सचेंज रेट के इंक्रीज करने से विस्कोसिटी भी हम लोग की इंक्रीज कर जाती है। तो इन शॉर्ट टेम्परेचर हम लोग का अगर गैस का इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी हम लोग के गैस की इंक्रीज करती है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे डायग्राम से भी शो कर दिया है। ये हमने विस्कोसिटी ऊपर शो किया है और यहाँ पे हमने टेम्परेचर शो किया है। तो देख सकते हो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी हम लोग की लिक्विड की डिक्रीज कर रही है। ऑन अदर हैंड हम लोग के जो गैस की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। अब हम लोग नेक्स्ट फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये लास्ट फ्लूइड की प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो और इसकी यूनिट होती है देखो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और डायमेंशन होगा इसका L2T-1। It is also called momentum diffusivity because higher is nu, faster is propagation of momentum within the fluid। जब हीट ट्रांसफर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे हमने मोमेंटम डिफ्यूजिविटी पढ़ी है और वहाँ पे हम लोग थर्मल डिफ्यूजिविटी पढ़ेंगे और उसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगी। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज सिमिलर टू काइनेमेटिक क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी। अब तुम ये देखना इसका नाम काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही क्यों पड़ा। अगर मान लो वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की अगर तुम यूनिट देखोगे तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तुम यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या देखते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इन सबको अगर तुम आपस में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है इन सारे यूनिट्स में। इन तीनों में ही मीटर और सेकंड दोनों ही आ रहे हैं और क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं वो काइनेमेटिक क्वांटिटीज होते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम ही रख दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्योंकि इसका यूनिट वेरी मच सिमिलर है हम लोग के अदर काइनेमेटिक क्वांटिटीज के। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड्स दैट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एग्जांपल वाटर एंड मिनरल ऑयल। ये सिंपल सा डेफिनेशन है न्यूटोनियन फ्लूइड का। यहाँ हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था। तो जो भी फ्लूइड हम लोग के न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। इसे अगर मैं डायग्राम से शो करूं तो तुम देख सकते हो यहाँ मैंने क्या बोला था टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d5/dt और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो अगर यहाँ हम लोग वर्टिकल में टाउ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ हॉरिजॉन्टल में हम लोग du/dy या फिर हम लोग कह सकते हैं शेयर डिफॉर्मेशन रेट या फिर हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर शो कर रहे हैं। तो क्योंकि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d5/dt है तो यहाँ पे हम लोग का लीनियर वेरिएशन दिख रहा होगा। जैसे जैसे टाउ इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हम लोग का du/dy की भी वैल्यू इंक्रीज करेगी और जो भी फ्लूइड इस बिहेवियर को शो करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और यही रीज़न है जो मैंने पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला था वहाँ मैंने बोला था कि ये ज़रूरी नहीं है कि टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d5/dt फॉर ऑल द फ्लूइड्स। यहाँ पे कुछ हम लोग का एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिलते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा रिलेटेड टू नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड।